अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। जैसा कि सारी सियासत का महवर पंजाब होता है, तो पंजाब में आज फाइनली ये हुआ है कि निगरां वज़ीर आला का क़ुरा जो है वो मोहसिन नकवी साहब के नाम निकल आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें निगरां वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तवक्को के ऐन मुताबिक उनका नाम न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि सड़कों पर निकलने का भी उनकी जानिब से ऐलान हो गया है। और इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही भी ऐलान कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन का नाम कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया था। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तेफाक राय न होने के बाइस ये मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया था, वहाँ भी इत्तेफाक नहीं हुआ। इसके सबब आईनी तौर पर यह गेंद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में चली गई थी और अब इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मोहसिन नकवी का बतौर निगरां वज़ीर आला नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और आज रात ही 11 बजे वो अपने वज़ीर आला होने का हलफ भी ले लेंगे। तो प्रोग्राम में आज मुझे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में हनीफ अब्बासी साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद साहब सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब भी साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम हनीफ अब्बासी साहब। सबसे पहले तो सर, इमरान खान साहब कहते हैं कि जो हमने निगरां वज़ीर आला के लिए नाम दिए थे दो, वो बड़े मुस्तनद नाम थे, लेकिन ये जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने, और वो तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन / PDM ये आप दोनों का गठजोड़ है मिलकर, और फिर बकौल इमरान खान साहब के मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो फ्रंट मैन है आसिफ अली जरदारी के, तो ये एक और तनाज़ा खड़ा नहीं हो गया सर? देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो बिल्कुल कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया हो नाम को। उन्होंने पहले ही कहा हुआ था। इमरान खान साहब देखे ना, इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन लड़ते हैं, बाई इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, कोई इलेक्शन कमीशन पे इतराज नहीं करते। जो ही कराची का रिजल्ट आता है, जो ही हैदराबाद का रिजल्ट आता है, जो ही इंटीरियर सिंध का रिजल्ट आता है, तो वो कहते हैं कि ये फैसला गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है, धांधली हो गई है। ये वो लाडला बच्चा है, लाडला तो नहीं अब कहेंगे हम, ये वो जिद्दी बच्चा है जो जिद करता है हर वक्त हर चीज लेने के लिए। और जो बिगड़े हुए माँ बाप थे या होते हैं वो तो दे देते हैं। अब जरा माँ बाप जो है ना वो इस तरीके से हैं कि अब लाडले की बात मानी नहीं जाएगी। अब इस तरह नहीं होगा कि आप कहें कि मेरी मर्जी का फैसला जी, मेरी मर्जी की ह्यूरन डाल दें, मेरी मर्जी की दवाई को मंशियात बना दें, मेरी मर्जी के बंदों को अंदर डाल दें। ये अब सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन आप देखिए जजेस फैसला दें, कोई एक आध फैसला, 2 फैसले अगर पीटीआई के खिलाफ आ जाएं, वो उसको नहीं मानते, जजेस के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। सर केपीके में जो आपके इत्तेहादी थे उन्होंने जो निगरां वज़ीर आला का नाम दिया था उस पर तो कोई एतराज नहीं किया, बिला झिझक मान लिया। तो सर यहाँ पर भी अगर कोई एतराज था तो कोई दूसरा नाम हो सकता था। क्यों हम उसी के कहने पे इलेक्शन करवाएं, उसी के कहने पे निगरान अपना सेटअप दें। सर कोई वजन होगा ना, तभी तो वो एतराज कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर आइन तो कानून भी है ना, उसी के वो खुद ही इलेक्शन छोड़ के चला जाए, वो खुद ही असेंबलियां छोड़ के चला जाए, वो खुद ही असेंबलियों को तहलील कर दे। ये किसके एजेंडे पे काम कर रहा है? मैं आपको दानिस्ता तौर पे ये शख्स इस वक्त बैरूनी एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान में काम कर रहा है, अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के ऊपर। ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ कहता हूँ, गैर दानिस्ता तौर पे नहीं, दानिस्ता तौर पे। आप हरकतें देखें ना, पाकिस्तान की 75 साल पाकिस्तान की बैरूनी एजेंडा है, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के लिए। इसमें तो कोई शक नहीं है सर। हिंदुस्तान का किसका है? बैरूनी कौन है? कुछ ताकतें ऐसी होती है बैरूनी ताकतें। देखिए आप उसमें अगर आप बारीकी में जाएंगी तो ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा होता है, आए रोज जो धमाके हो रहे थे, इसके पीछे कोई हिंदुस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि बैरूनी ताकतें बहुत सारी हैं जो अपने मुल्कों के अलावा भी बहुत सारे ऐसी ताकतें होती हैं जो पाकिस्तान के एटॉमिक पावर को आज तक सर इमरान खान किसके कहने पर पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी तमाम हरकत और सकनात देखे ना किस पे कर रहा है वो। सर आप बताएं ना। नहीं मैं तो बता रहा हूं, कर रहे हैं तो बताएं मैं ना। आपको बैरूनी ताकतों का बता रहा हूं ना। अब आप मुझे इमरान खान ना बनाएं कि मैं हार मुंह पे उठा के कह दूं अमेरिका कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है और अपना तुर्की कर रहा है या सऊदी अरब कर रहा है या मलेशिया कर रहा है। मैं ऐसे सियासतदान नहीं हूं। लेकिन मैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए किसी भी मुल्क का नाम लूं और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करूं। क्या मुझे इमरान खान समझा हुआ है आपने? मैं इमरान खान नहीं हूं, लेकिन मैं वसूख के साथ कहता हूं
कि बैरूनी ताकतों के एजेंडे के ऊपर इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहा है। ये आज मेरी बात हो या 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, ये बात सच साबित होगी। जी, इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। खान साहब ने कल ये ऐलान कर दिया था कि मुतनाज़े नाम कोई भी अगर आ गया तो फिर उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। उनका मौक़िफ़ था कि वो जो अपोजिशन की तरफ से मोहसिन नकवी साहब का स्पेशली जो नाम दिया गया था वो उनको आसिफ अली जरदारी साहब का फ्रंट मैन कहते हैं। फिर फवाद चौधरी साहब ऐलान कर रहे हैं सड़कों पर जद्दोजहद करने की, परवेज़ इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो सर आप इंतखाबात को एक बार फिर मुतनाज़े होता हुआ देख रहे हैं पंजाब के? देखिए, पहली बात तो है कि क्या ये सब तीनों हजरात आईने पाकिस्तान को मानते हैं? मेरा ख्याल है मानते हैं, क्योंकि तीनों किसी न किसी मौके पर रुकन असम्बली के रहे हैं। इनमें एक साहब तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जब आप इन ओहदों पे होते हैं तो आईने पाकिस्तान जो ये है इसके तहत आप एक हलफ उठाते हैं, और जब हलफ उठाते हैं तो आप तस्लीम करते हैं कि इस आइन में लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त हैं और आप उस पर अमल करेंगे। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसके बारे में आईने पाकिस्तान के मुताबिक फ़ैसला हुआ है आर्टिकल 224(3) के मुताबिक। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हलफ उठा चुके हों आईने पाकिस्तान का, वो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के तहत होने वाले फ़ैसले को ना माने, तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ। एक चीफ मिनिस्टर हैं और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर वो बने हैं, उन्होंने भी इस आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है। अगर वो आइन के तहत हलफ उठाने के बावजूद आइन के एक आर्टिकल को तस्लीम करने से इनकारी हैं तो उनको क्या कहा जाए। और सेम इज़ फॉर फवाद चौधरी। तो मुझे अफसोस होता है कि जब आप आइन की बात करते हैं, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, जब आप इलेक्शंस की बात करते हैं, तो आप किसी कानून के ताबे चल रहे हैं ना, और उसके लिए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो अनरिटन हो। ये तो इन राइटिंग है। तरीक़ेकार का तयन है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा देख लें आप, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान एक बात पे इत्तफाक़ राय हुआ, एक नाम उन्होंने चुन लिया, वो नाम उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर लिया, उनका हलफ भी हो गया। यानी आप ये तज़ाद देखिएगा। इसी आइन के तहत फैसला खैबर पख्तूनख्वा का किया, किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ने। आज वही फैसला वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के बारे में करता है और उन कवानीन के ताबे करता है जिसका तस्करा आईने पाकिस्तान में है। तो उसको तस्लीम न करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? और यहाँ पे मैं आपकी बात समझ आ गई मुझे, और ये अब एक हकीकत है इफ्तिखार साहब कि वो हलफ लेने जा रहे हैं 11 बजे और वो निगरां वजीर आला होंगे। आमिर जिया साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर जवाब दीजिएगा इस बात का कि फवाद जी इफ्तिखार साहब कर लें, कंप्लीट कर लें जुमला। ठीक है, आमिर से पूछ लीजिए जो पूछना है आपने। जी, मैं कह रहा था कि अब्बासी साहब ने जो बात की है वो बड़ी गौर तलब है। सही सर। आमिर साहब, ये एक हकीकत है ना, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया 11 बजे हलफ ले लेंगे मोहसिन नकवी साहब निगरां वजीर आला का। तो सर फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब जो बात कर रहे हैं, सड़कों पर आने की बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, इन सारी चीज़ों से सर ये हकीकत बदल सकती है? दिलचस्प बात है कि जो कहते हैं ना कि हमारे खमीर में टेढ़ापन आ गया है, पूरा डीएनए में कुछ मसला आ चुका है हमारी सियासत के। वो मसला ये कि अब जो 23 में इलेक्शन होने या पंजाब के इलेक्शन होने, वो होने से पहले ही मुतनाज़ा बन गए। अब इसको इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता था? पहली तो शर्त ये होती कि जी दोनों सियासी जमातें जो हैं वो एक कोई मैच्योर फैसला करती और कोशिश करती कि मामला इलेक्शन कमीशन तक ना जाए। उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर होमवर्क करती, चाहे वो पीटीआई हो चाहे नून लीग हो, और उसमें उनको करना चाहिए था। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इलेक्शन कमीशन, अगर फर्ज करें कि दोनों तरफ से मुतनाज़ा नाम आ गए, अब मुझे नहीं पता, वो मैंने एक और प्रोग्राम में भी इफ्तिखार भाई से ही पूछ रहा था कि उसका क्या सिलसिला होगा। अगर आइन उस चीज़ पे खामोश, आइन यही कहते हैं कि जी जो नाम सजेस्ट कर दिए गए दोनों तरफ से उसी के अंदर फैसला करने हो, अगर सारे के सारे नाम मुतनाज़ा हों तब तो फिर ये बड़ा सुकम है। और ये सोचना चाहिए कि जी कैसे इस चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता था कि गैर मुतनाज़ा। देखिए पंजाब बहुत बड़ा बहुत अहम सूबा है हमारा, और उसमें यकीनन ऐसे बेशुमार नाम होंगे कि जिसपे नून लीग को भी इत्मीनान होता, पीपल्स पार्टी को भी होता और पीटीआई को भी होता, जो गैर जानिबदार नाम हो। बदकिस्मती से कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक डायनेमिक पर्सनैलिटी के उन्होंने चैनल अपना बनाया, मजीद कई चैनल्स बनाए, लेकिन अगर एक फरीक उन पर इत्मीनान नहीं कर रहा
तो फिर तो मसला जी। है। और उसके नतीजे में अगर फिर एक मजीद एक टेढ़ापन आ जाता है, लोग उस पर एहतजाज करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो मतलब ये कि आपका आने वाला 23 के इलेक्शन पूरा का पूरा मुतनाज़ा हो गया, पंजाब असेंबली का तो हो गया। तो मेरे ख्याल में इससे बचने की क्या सूरत है? अगर आइन इस पर खामोश है फिर तो हम सर खुजा के रह जाएंगे, और इसका कोई और तरीका निकालना चाहिए ताकि गैर मुतनाज़ा नाम आता है कि जिस पर सबको इत्मीनान होता। अब अगर एक फरीक तैयार ही नहीं है तो मेरे ख्याल में इसमें अब मसला होगा। जी आमिर साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि खान साहब को तो हर किसी पर ये एतराज है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी एतराज है, उनको तो सब पर ये एतराज होता है। इफ्तिखार साहब, आप आमिर साहब को जवाब देना चाह रहे थे, प्लीज कुछ कह जुमला कंप्लीट कर लें अपना। नहीं, मैं आमिर को जवाब नहीं दे सकता, आमिर को जवाब नहीं मैं दे सकता। आमिर बहुत सीनियर आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, चूँकि अब दोस्तियों के मामले में आ गया। मसला है कि अगर आइन के आर्टिकल, मैंने आमिर आपके सामने कहा है कि इस आइन का हलफ उठाया हुआ है इमरान खान ने भी, परवेज़ अलई साहब ने भी, फवाद चौधरी साहब ने भी। जब आप आइन का हलफ उठा लेते हैं तो आइन के अंदर जो आर्टिकल लिखे उन सबको आप तस्लीम करते हैं तो हलफ उठाते हैं ना। तो ये जो आज फैसला हुआ खैबर पख्तूनख्वा का फैसला भी तो उसी इलेक्शन कमिश्नर ने किया ना, जिसको आप बुरा कह रहे हैं, जिस पे आप डाउट्स क्रिएट करके आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन में जो उसको जो हैसियत दी है उसको आप बिलावजह चैलेंज कर रहे हैं। एक बात, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला दुरुस्त है, और उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला पंजाब की हद तक दुरुस्त नहीं, ये गलत है, क्योंकि आइन के तहत फैसला किया गया। आइन का एक आर्टिकल 224 है, उसके मुताबिक फैसला किया गया। आइन की बालादस्ती लाजमी है। जी, दोनों बड़े सीनियर रहनुमा, सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, और इसी तमाम बचना में ना हम कानूनी नुक्ता भी ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। मुझे कुंवर दिलशाद साहब साबिक चीफ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। मुझे बताइएगा कुंवर दिलशाद साहब, जो बात की जा रही है पीटीआई की तरफ से, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से अदालत जाने की बात हो रही है, सड़कों पर आने की बात हो रही है। सड़कें तो चलें, उनका एक हक है, वो आ सकते हैं, लेकिन जो अदालत जाने की बात हो रही है, इससे सर कोई फर्क पड़ेगा, कोई तब्दीली हो सकती है? देखिए जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए केयर टेकर वजीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब देखिए, उनको नोटिफिकेशन जारी करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ने आर्टिकल 224 के तहत मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। और आइन के आर्टिकल 224 ये कहता है कि जब पार्लिमानी कमेटी की तरफ से नाम आ जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन 48 घंटे में फैसला करना है। 48 घंटे में उन्होंने, ताकि अपना केयर टेकर सिस्टम फ्लॉप ना हो और वो कैरियर हो, चलता रहे, टाइम पर मुकम्मल हो जाए। इलेक्शन पाकिस्तान ने उसी आइन और कानून के मुताबिक अपना इंतहाई दानिशमंदी से सोच विचार बिल्कुल अपनी उन्होंने आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन सर, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, इसको चैलेंज किया जाता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला तब्दील हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास किसी किस्म के कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो उन्होंने फैसला कर लिया उसको चैलेंज किया जा सके। ये आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला फाइनल होगा। अगर परवेज लाई साहब को सुप्रीम कोर्ट जाने का शौक है, वो चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन आइन के आर्टिकल 224 से बाहर नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन की रीड्राफ्टिंग नहीं कर सकता। इलेक्शन में पाकिस्तान को इख्तियार दी है, ये दो इख्तियारात है चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। नंबर 1, आइन के 41 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जब इंतखाब होता है तो चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला फाइनल हतमी होता है और किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं, आपके इख्तियार नहीं है कि इसको चैलेंज किया जा सके, इसको तब्दील किया जा सके। तो पीटीआई, अगर आप कह रहे हैं कि अगर उनको शौक है अदालत जाने का तो वो चले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। लेकिन सर, इन सारी सिचुएशन में अगर उनको अदालत फायदा नहीं होता या सड़कों पर निकलने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ये आप तमाम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस वक्त आप लोग कोई बयानियां लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन पीटीआई बयानियां बनाने में बेहतरीन चल रही है। वो जो बोलते हैं वो आवाम में बिक रहा होता है सर, सेल हो रहा होता है। तो अगर आप लोग जेन्युइन तरीके से इलेक्शन में जाते हैं और जीत भी जाते हैं, तब भी खान साहब के पास बयानियां तो होगा ना कि मुझे हराने के लिए एक बंदे को लाया गया था। ये पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने उसको भूत बनाया हुआ है, उसके बयानिए को। कौन सा बयानिया? पिटनी क्या कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर? कौन सा बयानिया? आए इलेक्शन लड़े पंजाब में, अब होने जा रहे हैं। आए इलेक्शन लड़े केपीके के अंदर,
बिल्कुल झूठ है। झूठ की बुनियाद के ऊपर बनाने वाला बयानिया हो या कोई बड़े से बड़ा आपका कोई लिखारी हो, कुछ भी लिखेगा या जो भी सियासतदान बयानिया बनाएगा उसे दूसरे दिन एक्सपोज होना है। कौन सा बयानिया? आप 17 जुलाई 2022 की बात करें मेरे साथ, बड़ी पॉपुलैरिटी थी जी। कितने परसेंट वोट हमें पड़े? 40% हमारे थे, 46% उसके थे। उसके बाद क्या हुआ? घड़ी चोरी आ गई, झूठा सादक और अमीन साबित हो गया। उसके बाद फॉरेन फंडिंग आ गई। आज $3 मिलियन आ गया कि वो जनाब फिर भी 8 में से 6 नशिस्तें सड़े ही उन्होंने। फिर फेंक दिया। सुनती जाए। उसके बाद एक जैली जो है वो करवाया गया, सर्वे करवाया गया। और किससे करवाया गया? अपनी फर्म से। यानी मैं हूं ना हनीफ अब्बासी, कल अपनी फर्म को कहता है जी जरा मेरे NA60 का जो है वो जरा करके दें सर्वे। वो सर्वे मुझे करके देगा जी, मैं 70% पे हूँ इस वक्त और मेरा अपोनेंट 30% में। उसकी जरूरत है कि मेरा 70% ना लिखे? कैसे उसकी जरूरत नहीं है? अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि वो ये सारा कुछ होते होते अभी इलेक्शन आ गया। कराची के अंदर 14 MNA, इधर मेरी तरफ देखिए, और 26 उसके MP हैं। तो कहां खड़ा है वो? कहने से मुराद ये है कि ये सिर्फ उस वक्त तक था जब तक केयर टेकर नहीं बनी थी। अब जब केयर टेकर बनेगी तो खान साहब को ना पन्नी गाला में जगह मिले, ना जमान पार्क में जगह मिलेगी। और ये जो सारे केसेस हैं अदालतों के अंदर, इनके फैसले भी होने। क्यों? हम ही रह गए थे अदालतों के फैसलों के नतीजे में। मियां नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन से पहले और मरियम नवाज को, एक सेकंड, मरियम नवाज को, हनीफ अब्बासी को और कैप्टन सफदर को अगर जेल भेजा जा सकता है तो 2023 से पहले इमरान खान जेल क्यों नहीं जा सकता? ये क्वेश्चन है मेरा। सर वैसे ये इफ्तिखार साहब जरा ऐड कीजिएगा प्लीज, ऐसे ही होगा जैसा अभी हनीफ अब्बासी साहब पोर्ट्रे कर रहे हैं इलेक्शंस में पंजाब के? देखिए जी, मैं आपको एक बात वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ। मैं आईने पाकिस्तान का एहतराम करता हूँ। मैं एक डेमोक्रेट हूँ, मैं एक वोटर, मैं वोट देता हूँ असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए, सूबाई के लिए और वफाकी के लिए, और मैं उसको तस्लीम करता हूँ। जो लोग आइन के फ़ैसलों को तस्लीम करने से इनकारी हैं, मैं अदलिया से पूछता हूँ कि उनके बारे में क्या करना है। ये आइन मजाक नहीं है। इस आइन को बनाने वालों ने बड़ी अरकरेजी इस पर लगाई है। ये पाकिस्तान की 4 फेडरेटिंग यूनिटों के मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया है। इस आइन के साथ खिलवाड़ न किया जाए, इसका मजाक न उड़ाया जाए, इसकी तौहीन न की जाए। सही। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है और सियासत में रहना है तो फिर इस आइन के ताबे ही आप असेंबलियों में जा सकते हैं। इस आइन के ताबे सदर, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला, वज़ीर बन सकते हैं। और अगर आप इस आइन को मानने को तैयार नहीं हैं और इसमें लिखे हुए फैसलों को मानने को तैयार नहीं हैं तो मुझे बहुत अफसोस है। ये रवैया गलत है। आप ज़्यादती कर रहे हैं, अपने साथ तो कर रहे हैं, आप पूरी मुल्क की जो 4 इकाइयाँ हैं उनके साथ भी कर रहे हैं। आपको आइन को तस्लीम किया था, आपने इस आइन पे हलफ लिया हुआ है। हर आर्टिकल इस आइन का उतना ही मुतबरक है, उतना ही मोहतरम है जितना एक आर्टिकल हो सकता है। आप कमाल कर रहे हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा में उसी इलेक्शन कमीशन का फैसला आपको मंजूर है और उसी इलेक्शन कमीशन का फैसला आपको पंजाब के लिए मंजूर नहीं है। और वो दोनों फैसले आइन के मुताबिक है, आइन के ताबे हैं और आइन से बाहर नहीं है। आप आइन को मत आइन मजाक बनाएं प्लीज। मैं मिन्नत करता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि मैंने चूंकि आर्टिकल 5 के तहत हलफ लिया, मैं भी आर्टिकल 5 जो इसमें लिखा उसका पाबंद हूँ। सो मैं आपसे मिन्नत करता हूँ इसका मजाक मत उड़ाएं। इसके तहत रियासत चलती है, इसके तहत रियासत चलेगी इंशाल्लाह। सही ठीक। देखिए ये जो बात इफ्तिखार भाई कर रहे हैं ना, देखिए मेरा भी शुरू में जो नुक्ता मैंने उठाया है अब भी उठा रहा हूं। देखिए बाई इलेक्शन जीत जाए दोनों तो वो इलेक्शन कमिश्नर भी ठीक है और चीफ इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अगर वो किसी जगह के ऊपर इलेक्शन हार जाए तो वो ठीक नहीं। किसी जगह के ऊपर अगर उसी आइन और कानून के तहत इस मुल्क ने आइन और कानून के तहत चलना है, अगर नहीं ना चलेंगे, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर हम नहीं चलेंगे, हमसे मुराद जो भी इसमें रोड़े अटकाएगा, रखने डालेगा,
उसको इसी आइन के तहत सजा होगी, इसी आइन के सही तहत। सर, इसी बात को मैं आमिर साहब जरा इसको कंक्लूड कीजिए। सर खान साहब वाकई जो बात कर रहे हैं कि जहां पर जीत जाते हैं वहां पर सही होता है, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां पर फिर शख्सियात मुतनाज़ होती हैं। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिसको जिनकी शख्सियत को खान साहब मुसलसल मुतनाज़ करते हैं, और फिर जब इलेक्शंस जीतते हैं तो फिर वो बताते हैं कि जी देखें हम जीत गए, हमारी पॉपुलैरिटी है। तो जब इतने ज्यादा मकबूल हैं इमरान खान साहब, तो क्या इतराज है उनको निगरां वजीर आला के नाम पर आए इलेक्शन में? अच्छा, कतई नज़र कि इमरान खान क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, जो इस वक्त खतरा या अंदेशा है इस बात का कि जिस नहज पे चीज़ें जा रही हैं उसमें पाकिस्तान में मज़ीद ख़राबी पैदा हो सकती है और हो रही है। उसकी बड़ी वजह यह कि अगर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद, मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला कुन मेजॉरिटी, एक बड़ी तादाद जो है वो उनको इदारों पे इत्मीनान नहीं है, और वो समझ ये रही है कि जी ये जो फैसले हो रहे हैं उसके नतीजे में बजाय इसके कि साफ शफाफ इंतखाबात हों, उसमें अब एक अंदेशा है, ये बिल्कुल हो सकता है गलत भी हो, लेकिन लोगों में ये खतरा है। तो उस खतरे को दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? अभी सूरत हाल ही की जो हमारी हुक्मरान शराफिया है तो वो लोगों का इत्मीनान जीतने में नाकाम हो गई। अवाम का, अवाम जो है वो महंगाई के हाथों मारे हुए हैं, उनको पता है कि जनाब इस वक्त रोजगार उनके हाथों से छिन रहा है। कानून के तहत चलाना है मुल्क या किसके तहत चलाना है? सर मुझे बात करने देना, मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, कानून पे आ रहा हूं मैं। बात ये होती है एक हकीकत की दुनिया होती है, एक ख्वाहिशात की दुनिया होती है। हम कह रहे हैं आप मतलब ये ख्वाहिशात नहीं है, ये आइन है, ये ख्वाहिश नहीं है। आइन अगर सही फैसला नहीं कर पा रहा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, अमेंडमेंट करें, सियासी जमातों का ये फर्ज है। अमेंडमेंट करें, मेरी बात सुने, अमेंडमेंट की बात करें ना, का ये फर्ज है। आज तो यही है। मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं कोई गैर आईनी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ सियासी जमातों का फर्ज है कि भाई मैच्योरिटी के साथ बिहेव करें। जब केपी के अंदर सियासी जमातें अपना बैठकर डेवलप कर सकती, पंजाब में भी कर सकती थी, उसकी जिम्मेदारी नून लीग पर भी थी, पीटीआई पर भी थी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें हम ऐसे मुतनाज़, अगर पीटीआई वाले एक नाम ऐसा दें सर्विंग मुलाजिम हो तो उनकी संजीदगी का तो ये हाल है। नहीं मैं कह रहा हूँ बात सर, अगर सियासी जमातों की जानिब से चले मेजॉरिटी का मुजाहरा किया भी जाता है आमिर साहब, तो फिर फुल एंड फाइनली आइन पे इम्प्लीमेंटेशन होगी ना सर? नहीं आइन पे नहीं होगी। सर मैं आपकी तरफ सवाल भी लेकर आ रही हूँ सर, क्योंकि ये वाली डिबेट आगे बढ़ती जा रही है। सर नून लीग अपना बयानिया तब्दील करने की कोशिश कर रही है, 2-3 दिन से खबरें आ रही हैं। आज जावेद लतीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब मजीद कुर्बानियां नहीं देंगे। सर कौन और कौन सी कुर्बानियां उनसे मांगी जा रही हैं? मेरी बात सुने, पहली बात तो ये कि इसको जो आइन की बात हो रही थी, अभी जो आमिर साहब ने बात की है ना, ये आइन किसको समझते हैं? ये बाहर चले जाए ना तो झगड़ा हो रहा है और 2 उन्होंने डकैत पकड़ ली हैं, वो डकैती के लिए आए हैं, उनको आग लगा दें। और किसने फैसला किया? वहां की मेजॉरिटी ने। खुदा के लिए, यानी अवाम फैसला करेगी। वो आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके मुताबिक हम चलेंगे, ना कि 50 बंदे निकल के या 5000 बंदे निकल के 10,000 बंदे निकल के कहेंगे नहीं जी ये जो कानून है ये इस कानून पे अमल करें। इस तरह नहीं होता। और ख्वाहिशात इमरान खान की हैं, हमारी क्या ख्वाहिशात है? हम तो कहते हैं ये आइन पड़ा है, ये कानून पड़ा है, इसके मुताबिक हम आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हमने 75 साल में पहली दफा आईनी तौर पे वजीर आजम चेंज किया है और आईनी तौर पे हम इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। बात खत्म हो गई। अब आगे बयानिए के ऊपर, अब आगे बयानिए के ऊपर देखिए, पहली बात यह है कि इस मुल्क के जो हालात आज पैदा हुए हैं या आज जिस मुल्क जिस जगह पे खड़ा है, उसकी एक ही वजह, बुनियादी वजह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से अलहदा करना, उनको वजारत उज़्मा से हटाना। मुझे कोई माई का लाल बड़े से बड़ा कानूनदान बताए कि उस वक्त क्या मियां नवाज शरीफ को कत्ल के मुकदमे में सजा हुई थी, क्या डकैती में सजा हुई थी? नहीं, इस वजह से हटाया गया था मियां नवाज शरीफ को कि उसने बेटे से सैलरी नहीं ली थी। वो दिन और आज का दिन, 24 अरब डॉलर के रिजर्व, 62 बिलियन डॉलर की चाइना की इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब, टर्की, अमेरिका, यूरोप। सुनने ना, नहीं इस तरह नहीं हो सकता ना कि 4 दिन का गंद हम अपने जिम्मे ले लें और कहें हमने जो दिया था हम उसका हिसाब मांग रहे हैं। 52 रुपए की चीनी दी थी, 35 रुपए का आटा दिया था, 10 रुपए की हमने यूनिट दिया था। अब वो तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। जैसे मैंने आपको कहा, हमें 2018 का इलेक्शन अपने लीडर के बगैर लड़ने दिया गया। अभी सुने, अब हमारे बयानिए की आप बात करती हैं, हमारे पास इमरान खान के तरीके का बयानिया नहीं है कि हमने किसी को गाली देनी है, हमने किसी को बुरा भला कहना है। हमने ये कह दिया ना किसके जिम्मेदार कौन लोग थे। सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे ब्रेक की कॉल आ रही है, मैं उधर ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेती हूं, फिर मुझे जवाब देना है इस बात का कौन है जो नवाज शरीफ साहब से इस वक्त कुर्बानियां मांग रहा है। ब्रेक लीजिए, वापस आता हूं।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। हनीफ अब्बासी साहब साथ मौजूद हैं। सर मैं जवाब आपसे मांग रही थी कि कौन कुर्बानियां मांग रहा है मियां साहब से, फिर आगे मैं वो तो दूसरे गेस्ट की तरफ देखिए, जाऊंगी। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कौन कुर्बानियां मांग रहा है। मियां नवाज शरीफ ने थोड़ी कुर्बानियां दी हैं, यानी कुर्बानियों की इंतहा कर दी उसने, और एक दफा थोड़ी दी है। जिसको जिसकी बेटी के सामने उसके सामने जिसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाए जी, जिसको बगैर किसी गुनाह के जेल के अंदर डाल दिया जाए और जिंदान में डाल दिया जाए। मैंने तो उस कोठरी को देखा हुआ है, मैं खुद उस जगह पे मौजूद था, मैं खुद कैद था उसी जेल के अंदर जहां मियां नवाज शरीफ को डाला गया था। हमारे पास बयानिया बहुत बड़ा है, हमारे पास इसके झूठों का बयानिया है, ठीक, हमारे पास 10,000 मेगावाट बिजली का बयान है जो हमने पैदा की है, हमारे पास कारकर्दगी का बयानिया है आपके हमारे पास। हाँ, हमारे पास अगर आप झूठ का बयानिया कहती हैं तो झूठ का बयानिया तो हमने अपने इलेक्शन के एंड तक भी नहीं करना। ठीक, इफ्तिखार साहब, ये मरियम साहिबा आ रही हैं वापस, और वो 1 तारीख से 1 फरवरी से फिर वो आगाज भी करेंगी इलेक्शन कैंपेन का, पंजाब के मामलात को देखेंगी। मियां साहब अभी भी वापस नहीं आ रहे हैं, उनकी हुकूमत है, उनके लोग हैं, लेकिन वो कुछ कानूनी मसाइल हैं जिसकी वजह से मियां साहब नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे मियां साहब, हालांकि उनकी जरूरत है इस वक्त पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है कि कानूनी मसाइल हैं, और जब तक वो कानूनी मसाइल तय नहीं होंगे मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे, और ये उनका हक है। कानूनी मसाइल के लिए उनकी जो कानूनी टीम है वो कोशिश कर रही है। वो कानून का एहतराम करते हैं ना, वो आइन और कानून का एहतराम करते हैं, तो वो वहीं बैठे हैं। तो अगर आ जाएं और कहें जी मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं जुलूस निकाल लूँगा, और लोगों को कॉल दे दें कि मैं आ रहा हूँ लाहौर पे, आ जाओ 10 लाख आदमी, और मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना, ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उनको पता है कि अगर वो आएंगे तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक फैसला पेंडिंग है, इसलिए शायद वो नहीं आ रहे। आ जाएंगे, उनकी पार्टी है, उनकी मर्जी है। कि मुझे समझ नहीं आती कि हम लोगों ने, एंकर्स ने और अखबार नवीसों ने, सहाफ़ियों ने कब से ये किरदार अदा करना शुरू कर दिया है कि हमने सियासी पार्टियों को डिक्टेट कराना शुरू कर दिया है, सियासी लीडर्स को डिक्टेट कराना शुरू कर दिया है। ये मुनासिब नहीं है। खबर को खबर के तौर पे लें, उस पर तबसरा करें और आगे चले जाएं, भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। और आप बयानिए की बात कर रही हैं, सुलेमान मैं तो दोनों जमातों से कहूँगा, साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, जी हाँ, हो गए, हो गई है सबकी जमानतें हो जी, तो वो तो मिल गया ना। आपको इतराज है, आप अपील में चली जाए, आप अपील में चले, नहीं मेरी बात, आप बात सुने, आपको इतराज है आप अपील में चले जाओ, खत्म हो गई ना बात। मैं तो सवाल बात को किसी और ढंग में जाने दो, अवाम की बात भी करो, मेरी गुर्बत के खात्मे की भी बात करो, मेरे लिए आटा सस्ता करने की भी कोई बात करे, इमरान खान की पार्टी करे या नवाज शरीफ की पार्टी करे। अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, मुझे इस बात का यकीन दिलाए कोई कि चीनी की कीमत कम करते हैं, और कैसे करते हैं मुझे कन्विंस भी करे, और मुझे सस्ती चीनी कन्विंस करके दे। मेरा इशू ये है, मेरा इशू है कि मेरा खुर्दनी तेल सस्ता हो। मेरा इशू ये है कि जिन लोगों को निकाला जा रहा है फैक्ट्रियों से इस बिना पर कि जनाब हमारे पास पैसा नहीं है, यानी वो फैक्ट्रियों से कमा के, और फैक्ट्रियां तो बन सकती हैं, लेकिन गरीब मुलाजमीन को नौकरी से निकाला जा रहा है। मुझे उसका जवाब चाहिए दोनों पार्टियों से कि इसका हल मुझे क्या बताते हैं आप। मेरे अपने इशू हैं, मेरे अपने मसाइल हैं भाई। बिल्कुल, ये सियासी जमातों से मैं यही मांगूंगा ना इलेक्शन में। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, दुरुस्त कह रहे हैं, और आवाम भी यही सुनना चाहती है, लेकिन मजबूरी है, अब चलिए सियासी सर्कस रहा है तो इसी पर बात हो रही है जी। हमें हल चाहिए, सर हमें हल चाहिए। खते गुर्बत से नीचे जो चले गए हैं उनकी मदद करो। उन 3 करोड़ लोग जो पानी में बैठे हुए हैं उनकी मदद की बात करो। और ये पार्टी क्या करती है, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, आमिर साहब को भी कमेंट शामिल करूं। आमिर साहब, ये जो मैं इस वक्त अभी डिबेट हो रही है यहाँ पर मियां साहब की वापसी के हवाले से, जी नून लीग अब भी जिस तरह से वो सियासी तौर पर अपनी इनिंग्स खेल रही है, ऐसा लगता है इमरान खान पीछे खेल रही है। जो इस्टेब्लिशमेंट पर जिस तरह की खान साहब तनकीद कर रहे थे अब से कुछ टाइम पहले, वो बयानियां वापस मुस्लिम लीग नून लेकर आ रही है। जब इमरान खान साहब ने नया मोर्चा संभाल लिया है, नई इस्टेब्लिशमेंट पर वो तनकीद कर रहे हैं, तो आप समूह लीग की ये जो नई पॉलिसी है ये फायदा पहुंचा सकती है अभी?
ये आपने बड़ा मुनासिब कहा कि वो एक दो कदम पीछे खेल रहे हैं। उसकी वजह है बिल्कुल, देखिए तो कोई नई पॉलिसी नहीं है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है नून लीग का मतलब है, अगर फौज मुखालिफ बयानिया आप बात करें, कोई नई बात नहीं है, अरसे से जारी व सारी है। और अब वो इनके खमीर में, इनके DNA के अंदर जो है वीव इन हो चुका है। और ये जैसे मैं कई मरतबा मैंने पहले भी कहा कि बड़े दिलचस्प बात ये कि बाजवा साहब ने तो बड़ा एहसान अजीम किया नवाज शरीफ साहब पर, उनके ख़ानदान पर। एक तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकलने में मदद दी, ये तस्लीम करना चाहिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने बाजवा साहब ने कि इनकी जो सियासत का एहा हुआ है, दोबारा से रिवाइवल आपने देखा है कि भाई उनके जो थे वजीर आज़म बने, भतीजे वजीर आला कुछ दिनों के लिए बने, लेकिन बने। और फिर समदी साहब जो हैं इसाक डार, वो जो हैं उनके वजीर ख़जाना बन गए हुकूमत के। तो ये तमाम इसी वजह से हुआ है कि जनाब एक बाजवा साहब के दौर में इमरान खान के खिलाफ जो है एक पूरा एक महाज बन गया था। इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ थी उनसे बहुत सारी बातों पर, और उनको मतलब है हुकूमत से अलग हुए। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरह से हुआ सबको पता है इस बात, इसके बारे में। अच्छा, दूसरी जो बड़ी मजे की जो बहस हो रही है कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आ रहे, वो इसलिए मेरे ख्याल में वापस नहीं आ रहे कि उन्हें इस बात को अंदाजा है कि अगर वो इन हालात में वापस आएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, और वो ज़ाहिर है कि उससे गुरेज कर रहे हैं। और उनको जब तक ये यकीन नहीं होगा कि सब चीजें उनके मुआफिक हो चुकी हैं, क्योंकि अभी भी इस बात का खतरा है। ठीक सर, आपने जो अपनी बात में जो एक जानिब इशारा किया ना, एग्जैक्टली आमिर साहब, अब मैं गुफ्तगू को उसी तरफ लेकर आ रही थी। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से बड़ी खबरें आ रही थी, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया। जी सवाल लेना साथ में उसको ऐड कीजिएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो अभी भी इसहाक डार साहब के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। बड़ा खुलकर शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो सर, मिफ्ता इस्माइल साहब स्टिल शाहिद इसहाक डार साहब के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद कर रहे हैं। तो क्या अंदरूने खाना सर पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं, जो सीनियर अराकीन हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे, वो नाराज हैं क्या सर? पहली बात तो ये कि मैं आमिर साहब से बड़ा एहतराम के अदब से बात करना चाहता हूँ। एक तो ये तजिया निगार नहीं है, ये नुमाइंदगी करते हैं PTI की, तो उसी जवाब में मैं ये ना कि ये जुल्म है आपको खुदा पहले इनको मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि नहीं आमिर साहब, आप करते हैं ना, आप नुमाइंदगी करते हैं। क्या मैं नुमाइंदगी करता हूँ? तजिया निगार वो होता है जो कि जैसे अभी कहा है इफ्तिखार अहमद साहब ने। सुने सब्र करें ना, सब्र करें, 2 मिनट सब्र करें। इफ्तिखार साहब ने कहा कि मैं जवाब मांगता हूँ लोगों से, कि नून लीग से भी और PTI वालों से भी, कि आपके पास क्या रोड मैप है मेरे लोगों को महंगाई से निकालने का। इसको तो तजिया निगारी कहते हैं। अगर इस तरह के आ जाए कि बाजवा साहब ने नवाज शरीफ को निकाला है, तो आपके इल्म के लिए उस वक्त का वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का इमरान खान था। कहां सोए हुए हैं आप? उस वक्त का वजीर आजम इमरान खान था। मियां नवाज शरीफ जेल तोड़ के नहीं भागे, जेल की दीवारों को नहीं फलांगा मियां नवाज शरीफ ने। और सुन ले दूसरी बात, लंदन से अपनी बेटी के साथ 2018 के इलेक्शन में जेल के लिए आए थे, जेल से भागने के लिए नहीं आए थे। क्या बात करते हैं आप कि जनाब वो मियां नवाज शरीफ जेल से डरते हैं? अच्छा जी, उसको बाजवा साहब ने भेजा है, बाजवा साहब ने हुकूमत दिलाई है, हमने आईनी तौर पे हुकूमत ली है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मुआहिदा करके बाहर गए थे। आइन की बात किया करें, कानून की बात किया करें, ताकि लोगों को समझ आए आइन क्या होता है, कानून क्या होता है। लोगों को गुमराह ना करें, गुमराह करते हैं लोगों को आप लोग। सर, अब आप मेरे सवाल पे आ जाए। मुझे किसी भी सहाफी को किसी पार्टी के साथ मैं करूंगा किरण, आपके नहीं, वो जब कहेगा ना, वो सहाफी जब कहेगा, आप मुझे भी क्वेश्चन कर रही हैं, आप, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। जब एक PTI को डिफेंड करेगा, PTI की बात करेगा, वो PTI का है। चलिए अब आप मेरे सवाल का जवाब देना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जी हमारे बड़े भाई हैं, नुमाइंदगी कर रहा हूँ। पार्टी के साथ उनकी 36-37 साल एफिलिएशन है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन एक फोरम जिसको उन्होंने इख्तियार किया है, उस पर भी वो आजाद हैं। लेकिन पार्टी के अंदर उनका वो मुकाम है। देखिए, पार्टी ने उनको वजीर आजम बनाया है जी, वो मियां नवाज शरीफ साहब तक उनकी दस्तरस है, शहबाज शरीफ साहब तक उनकी दस्तरस है। उनका पार्टी के अंदर हर जगह के ऊपर अपना वो रोड मैप, जो रोड मैप इस वक्त मांग रहे हैं इफ्तिखार साहब, वो रोड मैप अगर इस फोरम के पास है तो मुस्तफा नवाज खोकर साहब को अलहदा रख दें। उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया है, वो जिस मर्जी फोरम पर बजाकर जो मर्जी बात करें। लेकिन शाहिद साहब के लिए बड़े एहतराम के साथ कि उनकी पार्टी मौजूद है, वो अपनी पार्टी के फोरम के ऊपर
खुल के बात करें, उनकी एक्सेस है लीडरशिप के तक। मैं ये नहीं कहता कि बाकियों की नहीं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा एक्सेस है, वो उसको वहां रखें। उससे ये होगा कि पार्टी का डिसिप्लिन भी कायम रहेगा और वो पार्टी जो है अगर हम गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं तो हम दुरुस्त सिमत की पार्टी तरफ उनसे चले सवाल जाएंगे। नहीं करेगी कि वो दीगर फोरम्स पे जाके बात करें, लेकिन पार्टी के अंदर बात नहीं देखिए अभी ये चीजें तो कबल वक्त है, मैं तो उस पर बात नहीं कर सकता। इस पे प्रेसिडेंट जो है पार्टी के, वो बाकी पार्टी की सीएसी है, वो फैसला। और मिफ्ता साहब जो तनकीद कर रहे हैं मुसलसल इसहाक डार साहब, मिफ्ता साहब ने तो अपना फैसला दे दिया ना जी। मिफ्ता साहब ने तो जाती तौर पे अपना फैसला पार्टी से जाने का दे चुका है। अब पार्टी उनको कैसे निकाले मुझे नहीं समझ आ रही, कुछ शौकास दे के निकाल देगी, लेकिन उन्होंने तो पार्टी की तमाम हदें फलांग दी। आप शाहिद साहब को और मिफ्ता साहब को बराबर नहीं कर सकते। और पार्टी उन्हें अनकरीब निकाल देगी। शाहिद साहब ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की मिफ्ता साहब को जिससे निकाल देगी पार्टी के जी मिफ्ता साहब को निकाल देगी मेरा ख्याल उनको खुद छोड़ देना चाहिए इस वक्त। जिस नीच पे वो पार्टी चले निकालेगी या नहीं? हो सकता है किसी मौके के ऊपर, लेकिन मैं मियां नवाज शरीफ साहब की वफादारी को जानता हूं। उन्होंने आज तक किसी को नहीं निकाला, जो गए खुद ही गए हैं, और जो जाने के बाद उनका हशर हुआ है वो भी आपके सामने है कि ना वो सियासत के लिए रहे हैं तो नया सियासत वालों के लिए रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हनीफ अब्बासी साहब साथ मौजूद थे, तीनों मौजूद मेहमानों का भी, हजिया साहब, इफ्तिखार अहमद साहब। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। 2-3 दिन से एक डॉक्यूमेंट्री की बड़ी धूम थी, बड़ा शोर था, और इंडिया में तो इसके ऊपर बड़े तजादात भी शुरू हो गए, बड़े फसादात भी शुरू हो गए। इस पर तफसीली तौर पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ जी। सेनेटर हिलालुर रहमान साहब मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए सैफरॉन के। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने फाटा के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाया, पहले तो इसकी तफसीलात के बारे में बताइएगा, और सेकेंडली ये कि हुकूमत ने कितना पैसा दिया, उससे कितने काम हुए, और अब क्या सवाल उठाएं जिस पर तहकीकात हो रही हैं। शुक्रिया। पहली बात तो ये कि हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि हमने इनके ऊपर साबित किया। अच्छा। साबित कुछ इस तरह किया कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी फंड्स जाते हैं तो तमाम जितनी भी कमेटी जो जिनके पेरेंट्स डिपार्टमेंट होते हैं उनको वो गो थ्रू करती है उनके डेवलपमेंट फंड्स को, चूँकि ये हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में मैंडेटरी है तमाम कमेटी के चेयरमैन पे। जब हम फंड्स को गो थ्रू कर रहे थे और चेक कर रहे थे, और इसमें जब मोहम्मद का और बाजोड़ का और खैबर का पहली बार देखा गया, क्योंकि 7 एजेंसियाँ हैं तो उसमें हमने सिर्फ पहले 2-3 को ही ले लिया। जब 3 को ले लिया तो एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें इनकी तफसीलात मांगी गई। जब तफसीलात मांगी गई तो जो फंड्स रिलीज़ हुए थे वो मार्च के महीने में हुए थे, 25 मार्च को मोहम्मद को हुए थे, और फंड्स की जो जब मोहम्मद पहुंचे थे या बाजोड़ पहुंचे थे ये शॉर्ट डेट्स थे। ये शॉर्ट डेट्स में ही इन पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल दिया गया। मतलब जिस डेट को अब 28 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ और 4 अप्रैल को अकाउंट से पैसे गायब हो गए थे। इस तरह बाजोड़ से जो पैसे गायब हुए थे वो 38 करोड़ थे। खैबर एजेंसी में जो थे, खैबर एजेंसी से जो पैसे गायब हुए थे अकाउंट से वो 52 करोड़ रुपए थे। मोहम्मद का जो था, मोहम्मद में कोई 38 करोड़ 40 लाख 50 हज़ार या 75 हज़ार उसके अकाउंट से गायब हो गए थे। डिपार्टमेंट को बुलाया गया, डिपार्टमेंट के साथ पाक PWD से जब सवाल पूछे गए तो पहले तो वो रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉस तो थी उनके सिस्टम में। तो एक बार उनको ख़त लिखा गया कि आप फिल फॉर रिकॉर्ड ले आएँ ताकि रिकॉर्ड देख लिया जाए। जब इन्होंने रिकॉर्ड हमें दिया तो रिकॉर्ड कम था। सही, इसलिए हमें मजबूरन कमेटी को एक और स्टेप लेना पड़ा कि नैब के इंस्ट्रूमेंट को हम इस्तेमाल करें। नैब को हमने ख़त लिखा, डीजी नैब KP को, उस वक्त है फारूक अवान साहब, ब्रिगेड फारूक अवान, उसको हमने ख़त लिखा कि हमें फिल फॉर रिकॉर्ड हासिल करके बटखेला जो कि बाजोड़ को डील करता था और एक साउथ और नॉर्थ दोनों से, पेशावर वाले को नॉर्थ कहते हैं, उन दोनों का रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आ जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं थे। जैसे ही उनने हमें रिकॉर्ड ला के दिया, जब रिकॉर्ड मैंने देखा तो रिकॉर्ड के एक दिन के अंदर इन्होंने पाइप बिछाया था और वो भी 26,40,000 फुट जो 850 किलोमीटर बनता था, और तमाम MB ड्रॉ कर दी गई थी। जब बाजोड़ का देखा था, बाजोड़ में भी ऐसा था। खैबर का देखा गया तो खैबर में भी पैसे थे। और जब इनके तमाम, जब हमने उसके फिर पिछले साल चेक किए तो जो आप मुझे बता रहे हैं 38 करोड़ 52 करोड़, तो मजमूई तौर पर कितने पैसे हैं, कितने करोड़ हैं कि जिसकी खुर्द-बुर्द हुई है? ये जो फंड्स पिछले 3 साल में हमारे डिस्ट्रिक्ट को दिए 73 करोड़ रुपए थे जो मोहम्मद को दिए गए थे। सही। बाजोड़ को जो दिए गए थे वो 1 अरब 60 करोड़ थे। खैबर को जो दिए गए थे वो 1 अरब 60 करोड़ थे। फिर चारसद्दा को देखा गया, चारसद्दा में 2 अरब के फंड दिए गए थे। बटखेला को देखे गया वो भी 4-5 अरब से ऊपर के थे। ओवरऑल जब KP को देखा गया तो 33 बिलियन के वो आ रहे थे। तो
बटखेला को जब दोबारा एक बार दूसरे कमेटी 33 अरब की खुर्द-बुर्द हुई है। अब खुर्द-बुर्द ही उसको कह दें 100%, क्योंकि जब हमने एक्सीएन को मैंने बुलाया और एक्सीएन से उसके साथ जब कमेटी में बहस हुई तो जो हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट थी तो उसके मेंबरान हमारे पास कमेटी में मेंबर है, और जैसे कि आपको पता है सानिया निश्तर एक बहुत ही काबिल खातून है। और पहले तो कुछ मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद हम गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट को इस वजह से कर रहे हैं कि उसको हम टाइट कर रहे हैं या, लेकिन मैंने कहा कि अगर इनके ऊपर साबित कर देते हैं तो फिर तो आपको इसका एग्री होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब बहस हुई तो उसके जो एक्सीएन था और चीफ इंजीनियर था, उसका नाम था अनवारुल हक डोगर, उन्होंने हमें लिख के दिया कि हमने पैसे चोरी किए और मैं अकाउंट में 10 दिनों के अंदर पैसे वापस डाल दूंगा। अच्छा, हाँ, वो स्टेटमेंट हमें दे दी, स्टेटमेंट नैब को भिजवा दी कि इनकी गिरफ्तारी करे, लेकिन ये लोग चले गए हाई कोर्ट से स्टे ले ली। सर ये वो 33 अरब हैं जो आप बता रहे हैं कि ग्राउंड पर कुछ भी नहीं, और वो 33 अरब के फंड सर जहाँ जारी हो रहे हैं, कौन से बड़े नाम है जिन्होंने फायदा उठाया है? इसमें तो बहुत ज़्यादा MNAs है, मतलब उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसमें तमाम MNAs जितने भी थी वो सब फंड बेचते, 3 4 5 बड़े नाम तमाम वो डिस्ट्रिक्ट के जिन के MNAs के पास जाते रहे उन तमाम के पास है। MNAs के जो कॉन्स्टिट्यूंसी, अब कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो बाजोड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, खैबर की कॉन्स्टिट्यूंसी, चूंकि मेरे 4-5 बड़े नाम बताएं सर। मोहम्मद वाला जो था हमारा साजिद था, इस तरह नूरुल हक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको 1 अरब 60 करोड़ जो वजीर मजहबी उमूर, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को 1 अरब 60 करोड़ रुपए गए। जो दूसरा बाजोड़ का कॉन्स्टिट्यूंसी है वो गुलजफर और गुलदाद साहब की है। इस तरह स्वात को अगर आप देख ले, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुराद सईद साहब की, उसको 2 अरब से ज़्यादा फंड गए। और ये जो हमारी सवाबी की कॉन्स्टिट्यूंसी है जो स्पीकर साहब सर, ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं और जो आप नाम ले रहे हैं बड़े, इन तमाम के आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है? मेरे पास, क्योंकि ऑब्वियसली आपको चैलेंज भी किया जा सकता है। मैंने उनको डॉक्यूमेंट दे दिया, बाकायदा एक्सीएन के साइन है उसके ऊपर, चीफ इंजीनियर के साइन है, उन्होंने एडमिट करके दिए कि हमने पैसे चोरी किए। अच्छा। और मैंने उनको कह दिया कि वो डिस्प्ले कर दे इसको। तो मोहम्मद का, बाजोड़ का और इसका तो उन्होंने, और ये बात तो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, ये जिन लोगों के इनने बांटे थे, उन्होंने जब इनको CDR देखे गए तो तकरीबन CDR जो थे वो जाली है। नहीं, वैसे हिलाल साहब, आपने वजीर आजम साहब को खत लिखा, नैब को खत लिखा, और जो कुछ आप बातें कर रहे हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। मुमकिन तौर पर कि उनको आपकी बात में इतनी ठोस या इतना वजन नहीं लगा कि जिसकी वजह से कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ये स्कैंडल इतना बड़ा है तो ये तो हुकूमत के लिए नेमत है। हुकूमत के लिए तो ये तो असल में उस वक्त अब जो सिटिंग मिनिस्टर था, ये इसका काम था कि ये इसको डिग आउट करते। अब अगर इनने नहीं किया तो इनमें खराबी है। मेरा काम था, कमेटी का काम था कि केस को ले आए, फ्रंट करे, भेजे इन्वेस्टिगेशन इदारों को। मैंने नेब को भी भेज दिया और मिनिस्ट्री को भी भेज दिया। और मिनिस्ट्री की एक और जो हमारी कमेटी है हाउसिंग एंड वर्क्स ने तो उसके ऊपर लिख के दे दिया कि आप इसको भी फारिग करें, चीफ इंजीनियर डोगर को। उनने बजाय इसके फारिग करने के प्रमोट कर दिया। जिनको KP में एक्सीएन वगैरह को सस्पेंड किया था जी मई जून में, उनको दोबारा 120 दिनों के बाद दोबारा उसी पोस्ट पे लगा दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम था केस को लेके आना और सामने रखना गवर्नमेंट के। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिख लिया, DG नैब को भी लिख लिया, चेयरमैन नैब को भी लिख दिया जी। अब उनकी तरफ से वो आ रहा है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इंक्वायरी को उनकी तरफ से नहीं उठाया गया, लेकिन जो आप बता रहे हैं कहीं 38 करोड़ कहीं 52 करोड़, कुल मिलाकर ये 33 अरब की खुर्द-बुर्द कह लीजिए, जो कि सेनेटर हिलालुर रहमान साहब बता रहे हैं कि ये सारी चीजें उन्होंने देखी, कई जगहों पर लिखकर भी दिया, वजीर आजम साहब को भी दिया, खत लिखा, नैब को भी लिखा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर शामिल कर लेती हूँ। रिपोर्टर है हमारे कादर ख्वाजा, उनकी जानिब से ये खबर आई है। कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर कौन होगा, इसका ऑब्वियसली समा ने पता लगाया और ये नाम सामने आया है हारून रशीद साहब का, जो कि साबिक क्रिकेटर हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। उनका नाम आया है। न्यूजीलैंड सीरीज में अबूरी सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर भी रह चुके हैं और PCB मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं। कमेटी के सरबराह नजम सेठी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया जाएगा। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कादर ख्वाजा कि जिन्होंने पहले ये पता लगाया और फिर पता लगाने के बाद हम इसको सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।